Yes, ma'am, you are audible and visible also. Okay, thank you. Ma'am, you are a So, presenter. You may share your slides also. Screen share करनी है आपने तब करनी है. जी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं पहले इसको देख लूं कि हमारा जो टॉपिक है, मैं थोड़ा सा अपना तारुफ पहले करा दूं. डॉक्टर फौजिया फ्रॉम रिटायर्ड प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब. स्क्रीन शेयर करें तो अभी शेयर हो रहा है. इसको शेयर कर दूं. जी जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन भी शेयर हो रही है, वीडियो भी, और आपकी डेस्कटॉप भी शेयर हो रही है. आवाज भी आपकी आ रही है. स्क्रीन पे जी. टॉपिक जो मेरा है वो आपके साथ है एकेडमिक ऑडिट. और मेरी ख्वाहिश है कि जो बच्चे इस वक्त मेरे साथ हैं, या मेरे मेरे लिए तो बच्चे ही हैं सारे माशाल्लाह, हैं तो सारे ग्रोन अप. ये कि एकेडमिक ऑडिट जो है ये एक बड़ा नया सा थॉट है. वैसे तो हम जब से हमने होश संभाली हम देखते रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं या स्कूल्स हैं, इवन आपने अफिलिएशन लेनी हो, किसी के साथ जुड़ना हो, तो आपको जाहिर है वैल्यूएशन होती है, लोग आते हैं आपको देखते हैं कॉलेजेस की भी अफिलिएशन के लिए. लेकिन कुछ पिछले 10-15 साल से हमारे हायर एजुकेशन कमीशन ने भी ये एक आइडिया जो है ये फ्लोट किया कि अफिलिएशन हो भी जाए तो उसके बावजूद भी एकेडमिक ऑडिट होना चाहिए. तो हमारे यहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं, या ज्यादातर हमारी जो मैनेजमेंट है या हमारी जो फैकल्टी है, उनके जहन में ये होता है कि जी ऑडिट जो है ना वो फाइनेंशियल ऑडिट होता है आपका. ज्यादातर जो ऑडिटर आते हैं और वो आके चेक करते हैं आपकी इनकम कहाँ से आई, आपने खर्चा कहाँ से किया. तो एकेडमिक ऑडिट जो है ये शायद थोड़ा सा नया सा एक कॉन्सेप्ट है, जो मैं अगर ज्यादा लोगों से भी डिस्कस करूं तो लोग जो हैं वो इसके बारे में यही कहते हैं कि ये किस चीज का ऑडिट है. तो एकेडमिक ऑडिट जो है ये भी अभी थोड़ा लिमिटेड सी ये जो हेडिंग में आपको दे रही हूँ. क्योंकि हम यहाँ पे जब एकेडमिक ऑडिट की बात करते हैं, ये हम ये कहते हैं कि हमने किसी भी इदारे को एकेडमिकली, तो ये एकेडमिक्स को आप ऑडिट नहीं कर सकते, आपको एडमिनिस्ट्रेशन को भी साथ ऑडिट करना पड़ता है. क्योंकि जब रिसोर्सेज के जो प्रोवाइडर हैं अगर उनको आप ऑडिट नहीं करेंगे तो एकेडमिक्स किस तरह कामयाब होगी, इसके बारे में हम लोग शायद इतने ज्यादा केयरफुल नहीं होते या हम इसको इतना अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. तो एकेडमिक ऑडिट जो है अगर आप इसको देखें, ये आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही है. आपको मुख्तलिफ जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं ऑडिट के, वो आपको मुख्तलिफ डेफिनेशंस भी देंगे. सो एन एकेडमिक ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक रिव्यू एंड असेसमेंट ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एकेडमिक प्रोग्राम्स. ये इसको जरा आप जहन में हाईलाइट कर लीजिए. एकेडमिक प्रोग्राम्स, प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज, यानी हमने इन तीनों चीजों को करना होता है. एकेडमिक प्रोग्राम्स को भी करना होता है, उनको अचीव करने के लिए जो हम प्रोसेस कर रहे होते हैं उनको भी, और जो रिसोर्सेज यूज कर रहे होते हैं. टू इंश्योर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एंड अलाइनमेंट विद इंस्टीट्यूशन गोल्स. तो अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो आपके सामने बहुत सी बेसिक चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं कि हम असेसमेंट किस चीज की करते हैं, एकेडमिक प्रोग्राम्स की, प्रोसेसेस की, रिसोर्सेज की. क्यों करते हैं? इंश्योर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स, क्वालिटी एंड अलाइनमेंट. तो इनकी कंप्लायंस किसके साथ है? इंस्टीट्यूशनल गोल्स के साथ. तो असल में ये जो मैंने 2-3 लफ्ज जो आपके सामने थोड़ा हाईलाइट करके बोले हैं, इनमें इन अदर वर्ड्स इट इज अ फ्रेमवर्क फॉर एवेलुएटिंग इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस. तो हम असल में ये देख रहे होते हैं कि हमारा जो भी कॉलेज है, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे कॉलेज के अंदर जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस को हम एवेलुएट कर रहे होते हैं, और ये एक फ्रेमवर्क होता है उनको एवेलुएट करने के लिए. तो बेसिकली ये जो अवेलुएशन होती है ये होती है कि हम गोल्स अचीव कर रहे हैं या गोल्स अचीव
तो हम यहाँ देखेंगे कि इनका ब्रॉड स्कोप क्या है, जिसकी मैंने अभी आपसे बात की है। 2-3 लफ्ज जो हैं वो मेरी इन स्लाइड्स में आपको शुरू में बार बार नजर आएंगे। एक तो इफेक्टिवनेस, बार बार हम इसको रिपीट करेंगे, और एक आगे जाके लफ्ज आएगा एफिशिएंसी। तो असल में एकेडमिक ऑडिट जो होता है वो इन दो चीजों के ही गिर्द घूमता होता है। तो ब्रॉड स्कोप जो है हमारे एकेडमिक ऑडिट का जब हम करते हैं, तो इसमें इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस एंड लीडरशिप। अब गवर्नेंस एंड लीडरशिप जो है, जब हम इन दो चीजों को देखते हैं तो इनमें आपको एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, जिन लोगों ने मैनेजमेंट के कोर्सेज भी पढ़े हैं या पहले ट्रेनिंग्स भी करते रहे हैं। गवर्नेंस के लिए तो हमें मैनेजर्स की जरूरत होती है या एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत होती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए आपके पास कोई स्टेटस होना जो है वो जरूरी होता है, लेकिन लीडर के पास स्टेटस ना भी हो तो वो परफॉर्म कर सकता है। अगर तो मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काम कर रहे हैं वो ऐसे लीडर्स भी हैं, फिर तो क्या कमाल है कि वहां पे क्या परफॉर्मेंस हो रही होगी। लेकिन अगर वो लीडर नहीं है तो फिर वो एक बड़ी मोनोटोनस किस्म की एक प्रॉब्लम होती है, सिलसिला जो चल रहा होता है। तो हमने इसमें ये भी देखना होता है कि वहां पे गवर्नेंस हो रही है या उसके साथ प्लस लीडरशिप भी है। प्रोग्राम्स, assessing faculty and staff, evaluation student services, analyzing student performance, resource allocation, regulations, identifying areas for it. यानी हमने इन सारी चीजों को एकेडमिक ऑडिट के अंदर देखना होता है कि हमारी क्या गवर्नेंस सही चल रही है, उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज हैं, हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं वो कैसे हैं, उनको हम वक्तों पर वक्त रिव्यू करते रहें। हमारी फैकल्टी जो है वो क्या हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, हमारा जो स्टाफ है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो क्या हमारी तमाम जो सलाहियतें अपनी यूज करके और हमको हेल्प आउट कर रहा है, हमारी स्टूडेंट सर्विसेज जो हैं वो कैसी हैं, इनको हम सबको हम डिटेल में लेंगे। एनालाइजिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस को भी हमने लेना है, और रिसोर्स एलोकेशन हम किस तरह कर रहे हैं। रेगुलेशंस जो हमारे पास आते हैं हाई अप्स की तरफ से, हमारे हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, या कॉलेजेस में जिन यूनिवर्सिटी हमारा कंप्लायंस चल रहा है उनके साथ, और क्या हमारा हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमें किस किस एरिया में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये सारा का सारा स्कोप जो आप देख रहे हैं ये हमारा एकेडमिक ऑडिट कवर करता है। यहाँ मैंने आपसे बात की थी कि एकेडमिक ऑडिट जो होता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट के बगैर नामुकम्मल होता है। तो असल में इस वक्त जो इंटरनेशनली आप देख रहे हैं एब्रीविएशन चल रही है वो 3 A's की चल रही है, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट। तो इनका क्या रिलेशनशिप है, आप देखिए कि आपके जो AAA हैं यानी एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट जो है are very essential for the excellence in higher education since it reviews the quality assurance process। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा एकेडमिक ऑडिट जो होता है ये सारे का सारा क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस के गिर्द घूम रहा होता है of higher education institutes। So these are interrelated concepts. Thus, in order to have a quality-oriented academics, there should be a strong administrative background. तो हमारे पास जब तक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड नहीं होगा हमारा एकेडमिक कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। सो व्हेन एवर यू आर गोइंग टू ऑडिट एनी इंस्टीट्यूशन और एनी डिपार्टमेंट कि वो एकेडमिकली से ही काम कर रहा है, तो हमें बैकग्राउंड में ये भी देखना पड़ता है कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कितनी है। अगर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट अच्छी नहीं है तो एकेडमिक कभी भी कामयाब नहीं होगा। आप सिंपली देख लीजिए, बहुत अच्छा टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और क्लासरूम के मैनेजमेंट सही नहीं है, तो वो उसकी जितनी भी मेथोडोलॉजी है वो सारी नाकाम हो जाती है। तो ये चीजें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड की, ये हम इनको भी हम डिटेल में लेंगे आगे जब हम चलेंगे। अब ये देखिए कि हम यहाँ पे कुछ चीजें जो हैं एकेडमिक ऑडिट के बारे में और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट के बारे में बात करेंगे। Academic audit is a mechanism to examine and enhance the quality of academic aspects of institution of higher education। BL गुप्ता जो हैं इन्होंने एकेडमिक ऑडिट को जब स्टेट किया तो इनकी जो डेफिनेशन है उसको देखिएगा जरा, बहुत ये एक काफी एक्सप्लेनेबल है। इट इज अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, implementing, monitoring, and reviewing the quality of academic system, that is inputs, process and outputs।
It emphasizes on reviewing the performance of the academic inputs with respect of quality assurance. यहाँ पे ये जो आपने देखा है इनपुट प्रोसेसेस एंड आउटपुट्स को, तो आप माशाल्लाह सारे ही चूंकि एजुकेशन के किसी ना किसी हद तक एजुकेशन से कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, लेकिन आप एजुकेट कर रहे हैं बच्चों को। तो ये जो हम एकेडमिक ऑडिट की बात करते हैं और इसको जब हम प्लस करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, तो एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है ये मैनेजमेंट थ्योरी के अंदर, वो ये है कि हम उसको सिप मॉडल कहते हैं। अगर आप में से बहुत ने इसको पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कभी इसको जरूर सर्च कीजिएगा। सिप मॉडल SCIPP, चारों कैपिटल हैं। so, C फॉर कॉन्टेक्स्ट, I फॉर इनपुट, P फॉर प्रोसेस एंड P फॉर प्रोडक्ट। जब भी आप किसी भी इदारे को एकेडमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली आप एवेल्युएट करते हैं, तो ये चार चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए। सबसे पहली है कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका इनपुट कहाँ से आ रहा है, जो कम्युनिटी है, जो सोसाइटी है जिसके अंदर वो मूव कर रहे हैं, जहाँ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जहाँ से टीचर आ रहे हैं, जहाँ से आपका नॉन टीचिंग स्टाफ आ रहा है, जहाँ से आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो आ रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि उस कॉन्टेक्स्ट से आपकी इनपुट आ रही है। इनपुट को जब आप जिस प्रोसेस से आप गुजारते हैं, जो भी डिग्री आपने देनी होती है, जो भी आपके करिकुलम होता है, जो सिलेबस है, जो हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, वो हमारा प्रोसेस होता है। और उस प्रोसेस से गुजर के जो प्रोडक्ट उसी कॉन्टेक्स्ट में जा रही है, जिससे हम इनपुट ले रहे हैं। तो ये सिप मॉडल जो है, ये भी एक बड़ा खूबसूरत मॉडल है जिसमें हम यही चीज देखते हैं जो यहाँ पे है कि इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आपका आउटपुट क्या है। अब हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट पे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट एज अ मेथड ऑफ असेसिंग द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मैंने अभी पहले आपसे बात की थी कि हम बार बार एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की बात करेंगे, क्योंकि जब भी आप एकेडमिकली एवेल्युएट करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिवली करते हैं, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव है कि नहीं है और वो एफिशिएंट है या नहीं। ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, डिसीजन मेकिंग, authorities and functionaries, strategies, process, feedback, control mechanism and so on. तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका ऑडिट होता है उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज क्या हैं, डिसीजन मेकिंग हम कैसे करते हैं, अथॉरिटीज एंड फंक्शंस कैसे काम कर रहे होते हैं, स्ट्रेटजीज और प्रोसेसेस क्या हैं, फीडबैक कहाँ से हम ले रहे हैं और हमारा कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ही सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है। इवन अगर आप इसको माइनर लेवल पे भी ले आए तो आप देखिए, टाइम टेबल बनाना, क्लासरूम एलोकेट्स करना, टीचर को कौन सा सब्जेक्ट देना है, उसने कौन सा पढ़ाना है, ये भी सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। तो जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट है वो certainly make the functionaries to ascertain the strength and weaknesses of the operating system in general and pin out the areas in particular, and to ascertain where the function is stagnated and affected and where special attention is required along with the human and material resources. हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये दो ही हमारी बहुत मेजर रिसोर्सेज होती हैं, एक हमारी ह्यूमन रिसोर्स होती है और दूसरी हमारी मटेरियल रिसोर्स होती है। तो मटेरियल रिसोर्स में आप देखते हैं बिल्डिंग्स हैं, क्लासरूम्स हैं, आपकी लैब्स हैं, आपकी लाइब्रेरीज हैं। इवन हम आगे जाके जब इसको डिटेल में लेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि वहां पे हमारे कैफेटेरिया है कि नहीं है, रेस्ट रूम्स हैं बच्चों के लिए, हॉस्टल्स हैं। इवन आजकल तो ये चीज भी देखी जाती है जब एकेडमिक ऑडिट के लिए जाया जाता है कि वहां पे जो हमारे बच्चे स्पेशल बच्चे हैं उनका मूवमेंट करने के लिए भी सही तरह से प्रोसेस है, वहां पे उनको फैसिलिटीज दी गई हैं या नहीं दी गई। सो अब हम आएंगे उन दो चीजों पे जिनका मैं आपसे जिक्र कर रही थी। अभी मैंने आपको थोड़ा सा जनरली बताया है कि हमारा जो ऑडिट होता है, फाइनेंशियल ऑडिट जो है ना, ये इसका एक पार्ट होता है एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव। इसमें हम हमारे पास जो यहाँ पे लोग आते हैं ऑडिट करने के लिए, इस वक्त हमारी एक्रेडिटेशन काउंसिल्स हैं जो आती हैं कॉलेजेस को करने के लिए, यूनिवर्सिटीज को करने के लिए, तो वो यहाँ पे यही चीज देखती हैं कि इफेक्टिवनेस और हमारी जो एफिशिएंसी है वो क्या क्या हमें दे रही है, ये हम उसको कैसे चेक करें। तो सबसे पहले जब मैं और आप इस चीज को डिस्कस करते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या सिस्टम है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि इफेक्टिवनेस से हम क्या मुराद लेते हैं और एफिशिएंसी से हम क्या मुराद लेते हैं।
सबसे पहले हम इफेक्टिवनेस को देखते हैं जिस किसी भी सिस्टम की, चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें हम देखेंगे कि कोई भी सिस्टम जो है वो इफेक्टिव कैसे होता है। Effective is defined as the degree to which something is successful in producing a desired result or success. कि हम क्या सक्सेसफुल हो रहे हैं उन डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए, यानी जो हमारे गोल्स हैं हम उनको अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। So effectiveness means doing the right task, completing activities on time and achieving desired goals. तो अगर आप टाइम पे हर चीज को मुकम्मल कर लेते हैं, आपका टारगेट अचीव हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारे डिजायर्ड गोल्स जो हैं वो हमारे फुलफिल हो गए हैं। अगर ये नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम जो है वो इफेक्टिव नहीं है। तो एफिशिएंसी क्या है? Efficiency is defined as the ability to accomplish something with the least amount of wasted time, money, and effort or competency in performance. Or efficiency means completing the task correctly with minimum cost and maximum output. जो इफेक्टिवनेस है उसमें हमने देखा कि टाइम पे काम हो गया, यानी वहां हम कॉस्ट वगैरह इन चीजों को नहीं देखते, हम ये देख रहे हैं कि हमने जो रिजल्ट लेने थे वो हमने लिए हैं कि नहीं लिए। लेकिन निजाम एफिशिएंट तब होता है जब मिनिमम कॉस्ट पे हम मैक्सिमम आउटपुट दे रहे होते हैं। हम कहते हैं जी अगर एक कोई इदारा जो है वो काम कर रहे हैं और उसकी इनपुट जो है वो 2 है और आउटपुट जो है जो इनपुट है वो 2 + 2 है या 2 + 2 है और आउटपुट जो है वो 1 है, तो इसका मतलब है ना वो एफिशिएंट है ना वो इफेक्टिव है। और अगर उसकी इनपुट जो है वो 2 + 2 है और रिजल्ट जो है वो 4 है, इसका मतलब है कि हम ब्रेक इवन पे हैं, हम जो काम हम दे रहे हैं वो हम नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर उसकी इनपुट 2 + 2 है और आउटपुट जो है वो 5 आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये निज़ाम जो है ये एफिशिएंट भी है और इफेक्टिव भी है। तो इसको हम देखेंगे। इफेक्टिवनेस तो हमने देख ली। एफिशिएंसी जो होती है ये 2 तरह की होती है, एक इंटरनल एफिशिएंसी होती है और एक एक्सटर्नल, जिसको हम ऑडिट करते हैं जब एकेडमिकली हम देखने के लिए आते हैं। सो इंटरनल एफिशिएंसी क्या है? An education system with high completion rate is sign of internal efficiency. Okay. So an education system with high completion rate is sign of internal efficiency. And to what degree are the instruction objectives mastered by the students? ये इंटरनल एफिशिएंसीज हैं। ये हम जो हमारा इनर सिस्टम चल रहा है हम उसको देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जो हम उनको पढ़ाना चाहते हैं वो पढ़ रहे हैं, अचीव कर रहे हैं, रिजल्ट सही दे रहे हैं। Internal efficiency is organization ability to review processes and create new ones. यानी जो हमारा प्रोसेस है वो कामयाबी से चल रहा है, हमारा टाइम टेबल सही बन रहा है, बच्चे डिग्रीज टाइम पे ले रहे हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो जो हम चाह रहे हैं उसके मुताबिक उनकी अंदर वो कैपेबिलिटीज पैदा हो रही हैं, तो हम कहते हैं ये इंटरनल एफिशिएंसी है। लेकिन जो एक्सटर्नल एफिशिएंसी होती है वो हमारी बाहर होती है। यानी हमारे बच्चे जिनको हम कह रहे हैं जी इंटरनली बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छा पढ़ लिख गए हैं, डिग्रीज बहुत अच्छी हैं, उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, उनका सीजीपीए बहुत अच्छा है, मार्केट में उनकी वैल्यू क्या है? यानी जो हमने पढ़ाया है वो मार्केट में भी जाके वो वहां पे कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, उसके मुताबिक था उनका। एक्सटर्नल एफिशिएंसी इज द लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ स्कूलिंग टू द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। This is usually measured by the quality of learning, which is determined by the inputs and outputs of the educational system. मैंने अभी input और output की आपसे बात की थी। This refers to the extent which an education system meets societal goals and objectives. So ये तो आपके सामने definitions आ गई हैं। अब इसमें एक बहुत बड़ा question है आपके लिए, एक food of thought है। जरा इसको देखिएगा कि मैंने जो आपसे बहुत सिंपल लफ्जों में मैंने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को आपसे डिस्कस किया है। इसमें से एक जो है उसका एम होता है डूइंग द राइट थिंग्स और दूसरे का एम होता है डूइंग द थिंग्स राइट। ये जब तक हम अपने इस सेशन को मुकम्मल करते हैं जरा इन दो के ऊपर गौर, क्योंकि हम दोबारा बार बार इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को डिस्कस करेंगे, तो आप जरा इन क्वेश्चंस को ज़हन में रखिएगा कि राइट थिंग किसका एम है और डूइंग द थिंग्स राइट किसका एम है।
दोनों में से। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको एकेडमिक ऑडिट की भी समझ आ जाएगी, इफेक्टिवनेस की भी आ जाएगी और एफिशिएंसी की भी आ जाएगी। सो ये तो मेरे पास एक जनरल सी चीजें थी जो मैं आपसे डिस्कस कर रही थी। हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? अब देखिए इस वक्त अगर आप सारे माशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में हैं, इस वक्त आप कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, आपके हायर डिग्रीज के भी बहुत से टीचर्स यहाँ बैठे होंगे जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को। इस वक्त हमारे यहाँ पे इस वक्त दो तरह के एकेडमिक ऑडिट्स हो रहे हैं। एक वो है जिसको हम कहते हैं कि जी हमने किसी यूनिवर्सिटी से या किसी यूनिवर्सिटी ने हायर किसी से अफिलिएट होना है, तो उसके लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और वो लोग जब भी आप उनसे मांगेंगे एफिलिएशन तो वो आपको आके ऑडिट करने आएंगे कि आपके पास क्या क्या है। मैंने पीछे जो एक जर्नल सा आपको तासुर दिया वो ये सारा कुछ चेक करते हैं, आपके पास उस्ताद कैसे हैं, आपके पास नॉन टेक्निकल स्टाफ कैसा है, टेक्निकल स्टाफ कैसा है, आपकी बिल्डिंग कैसी है, आपकी लाइब्रेरी कैसी है, उसमें बुक्स कैसी हैं, हर चीज देखी जाती है। और अगर आपको किसी को भी एक्सपीरियंस हुआ है तो आपने ये देखा होगा। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहें तो हमारे हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे जो हमारा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है उसकी वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे इनके सारे मैनुअल्स पड़े हैं कि ये एकेडमिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली किस तरह ऑडिट करते हैं जाके प्रोग्राम्स को। इनके मैनुअल्स हैं जो हर चीज बताते हैं। ये जो हमने छोटी छोटी बातें भी की हैं आगे आके इनको डिटेल में लेते हैं। ये सारे इनके ऊपर उनके क्वेश्चंस बने होते हैं, उनके इंटरव्यूज के स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज बने होते हैं जिन पे वो ये सारे सवाल करते हैं वहां जाके, और देखते भी हैं और उनको चेक भी करते हैं। इवन आपकी जो एफिलिएशन कमेटी आती है या आपकी एक्रेडिटेशन कमेटी आती है वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तक चेक करती है। तो इसमें ये सारी चीजें जो है शामिल होती हैं। तो हम ये पहले देखेंगे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यहाँ पे मैंने 3 A's को लिया है क्योंकि आपका जो टॉपिक था उसमें तो 2 A थे ना, एकेडमिक ऑडिट, लेकिन हम यहाँ पे एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट तीनों दोनों को लेंगे। तो आप देखिए कि to understand the existing system and assess the strengths and weaknesses of departments and administrative units and to suggest the methods for improvement and for overcoming the weaknesses। तो आप जहां भी इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे जाके तो वहां पे ये दोनों चीजें आपको मिलेंगी, एकेडमिक भी और एडमिनिस्ट्रेशन, या आपने दोनों को चेक करना। To identify the issues in the existing academic administrative mechanism and to identify the opportunities for academic reforms, administrative reforms, examination reforms। तो जब आप एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं आप वहां पे ये देखेंगे कि जो आपकी एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स है इनमें आपकी दोनों आएगी, समेटिव भी आएगी, फॉर्मेटिव भी असेसमेंट आएगी। तो हमने इनको भी देखना होता है। वो आपकी असाइनमेंट्स तक को चेक करते हैं क्योंकि आपको सिस्टम को वो ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। To evaluate the optimum utilization of financial and other resources। So financial और resources मैंने आपसे कहा था कि जो हमारा financial audit होता है ना, it is a part of this academic and administrative outcome। To suggest the methods for continuous improvement of quality as suggested by accrediting agencies। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं क्योंकि जो आपके पास जो एक्रेडिटेशन एजेंसीज आती हैं ना उनके लेवल्स होते हैं जिसपे वो आपको एक्रेडिटेट करती हैं। हमारा जो इस वक्त चल रही है नेशनल हमारी एक्रेडिटेशन काउंसिल चल रही है, उनके 4 लेवल्स हैं आपको आके एवेलुएट करने के, जो आपको वो ऑडिट करते हैं। WXYZ है, उसके ऊपर वो आपको एवेलुएट करते हैं कि आपका एकेडमिकली आप कितने सक्सेसफुल हैं और आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कितने सक्सेसफुल। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमने सिस्टम को असेस करना होता है और उसमें जो कमियां हैं, वीकनेसेस हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, उनको देखना होता है। फिर उसके मुताबिक हमने उनको इम्प्रूवमेंट के लिए उनको हमने सजेशंस देनी होती हैं या हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये मेथड यूज करें ताकि आपकी ये चीजें जो हैं ये बेहतर हो सके। डेफिनेटली हर चीज को जब आप अवैल्यू करते हैं तो आपके पास एक बेंचमार्क होता है। ऑब्जेक्टिव्स आपने बना लिए हैं, तो आपने जब ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं एवेलुएट करने के लिए तो आपके पास एक बेंचमार्क तो कोई होना चाहिए ना कि आप किसके ऊपर उसको एवेलुएट कर रहे हैं। कौन सा ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके मुताबिक वो काम कर रहे हो तो आप उनको बेस्ट कहेंगे।
कौन सा स्टैंडर्ड है जिसपे वो काम करेंगे तो आप उनको मिडिल लेवल पे लेके आएंगे, और कौन सा होगा जो वो अचीव नहीं कर रहे तो आप उनको लोअर लेवल पे ले आएंगे। तो एकेडमिक जो आपकी चीजें हैं जिनको आप देखते हैं, अब देखिए एकेडमिक स्टैंडर्ड सेट बाय पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस आर कॉल्ड एज द बेंचमार्क्स of the institution about the quality it provides. In academic institutions, they are always defined by student achievement. कि आपके स्टूडेंट्स ने जो कुछ आप उनको पढ़ाना बताना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वो क्या अचीव कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारे यहाँ पे अक्सर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो है उनको स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स के बेस पे एवेलुएट किया जाता है। तो जैसे स्टूडेंट्स को एवेलुएट करने के लिए बेंचमार्क होता है कि ए ग्रेड किसका है, बी किसका है, सी किसका है, डेफिनेटली इसी तरह इदारों का भी होता है। The main aspect of it are the acquisition of knowledge, the development of capability and the exercise of intellectual skills by students. अब आप देखिए बेंचमार्क में हम ज्यादा स्टूडेंट्स को ले रहे हैं क्योंकि उनको किसी काम के काबिल बनाना, सोसाइटी में उनको जाके एडजस्ट करना, यही तो इदारे का काम है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द डिसिप्लिन्स, कोई भी डिसिप्लिन है आपका, आप साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, आप आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप कॉमर्स के पढ़ा रहे हैं, और नाउ अ डेज द आईटी इज द मोस्ट पॉपुलर एरिया, तो आप उसको पढ़ा रहे हैं। कोई भी डिसिप्लिन है आपका, मेडिकल का है, इंजीनियरिंग का है, आईटी का है, कोई भी है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द डिसिप्लिन्स and reflects the expectations established by institution as well as the academic requirement and competencies associated with individual courses and programs. जाहिर है आपका कोई भी प्रोग्राम ऑफर होता है तो उसके कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज होंगे तो उनका सिलेबस भी होगा, तो वहां पे आपने हर चीज को चेक करना होता है। तो ये आपका बेंचमार्क होता है कि आपकी कॉम्पिटेंसीज जो हैं वो कितनी एसोसिएटेड है उनके साथ। ऑडिटर्स रिव्यू एंड वेरीफाई द इफेक्टिवनेस, अगेन फिर वही हम बात कर रहे हैं इफेक्ट, मैंने आपसे कहा था कि इनको दोनों का इनको ज़हन में रखिएगा। ऑथर्स रिव्यू एंड वेरीफाई द इफेक्टिवनेस ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस बेसिक प्रोसेसेस by which an institution monitors its own academic standards and facts to assure and enhances the quality of its teaching and support for students learning. ऑडिटर यही रिव्यू करते हैं कि आपका इंस्टीट्यूशन कितना इफेक्टिव है उन बेसिक प्रोसेसेस में जो हम स्टैंडर्ड बना के एनहांस करना चाहते हैं अपने स्टूडेंट की लर्निंग में। तो ये हमारे 3 बेंचमार्क होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज भी इसमें आ गया, डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटीज भी आ गया, एक्सरसाइज करना इंटेलेक्चुअल स्किल्स को, आपने आपकी कॉम्पिटेंसीज कितनी एसोसिएटेड है इंडिविजुअल कोर्सेज के साथ, प्रोग्राम के साथ, इफेक्टिव हैं या नहीं है, ये हमारे सारे बेंचमार्क होते हैं जिनको हम लेके साथ चलते हैं। ऑडिटर क्या रिव्यू करता है जब वो आता है आपके पास, तो आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जब वो आते हैं, जाहिर है ग्रुप ऑफ ऑडिटर्स होते हैं जो आके आपके पास आपको एवेलुएट करते हैं। हाउ एन इंस्टीट्यूशन डिजायर्स मॉनिटर्स एंड एवेलुएट एकेडमिक प्रोग्राम निकलेस। मैं किसी कॉलेज में काम कर रही हूँ, आप किसी कॉलेज में काम कर रहे हैं, वहां ऑडिटर्स आए हैं फॉर एकेडमिक ऑडिट या फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव या बोथ ऑफ देम, तो सबसे वो पहले देखेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन है, इसकी डिजायर क्या है, क्यों बनाया गया है, ये अपने सारे कामों को मॉनिटर कैसे कर रहे हैं, उनको एवेलुएट कैसे कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स को, अपनी डिग्रीज को। हाउ एन इंस्टीट्यूशन असेसेस evaluates and improves teaching and learning process, ये भी आपका ऑडिटर जो है वो रिव्यू करता है आके, क्योंकि उसने रिपोर्ट करना होता है जाके। And how an institution takes account of the view of external stakeholders in improving teaching and learning processes. मुझे इस चीज का इतना अंदाजा नहीं है कि आप में से कितने लोग जो हैं ये एकेडमिक ऑडिट के प्रोसेस से गुजरे हुए हैं और कितने लोग हैं जिनको एक्सपीरियंस है कि इसके लिए क्या करना है। आजकल जब कॉलेजेस के अंदर ये एकेडमिक ऑडिटर्स आते हैं तो उनका एक मैनुअल पहले से आता है कि हम आपको जब चेक करने के लिए आएंगे तो हमने क्या क्या चीजें जो हैं वो उनको अवेलुएट करना है, और उसमें उन्होंने बेशुमार चीजें जो हैं वो आपको पहले से बताई होती हैं, क्योंकि उन्होंने क्लासरूम्स को भी ऑब्जर्व करना होता है, उन्होंने टीचर्स को भी इंटरव्यू करना होता है, उन्होंने हेड्स को भी इंटरव्यू करना होता है, उन्होंने स्टूडेंट्स से भी क्वेश्चन फिल कराने होते हैं, इवन उन्होंने
जो आपके एलुमनाई हैं उनसे भी वो इंटरव्यूज करते हैं, वो आपको कहते हैं कि उनको अवेलेबल करें। और सम टाइम ये भी होता है कि जहाँ पे आपके एलुमनाई काम कर रहे हैं वो वहां जाके उन एम्प्लॉयर से भी इंटरव्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि जैसे मैंने पीछे भी आपसे बात की है कि इसकी बेंचमार्किंग में हम इन चीजों को देखते हैं कि जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनके वो क्या, उनका क्या व्यूज क्या है। तो नीड क्यों पड़ी है हमें, हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हमने इसको इतना डेवलप कर लिया अब एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट को, क्या वजह थी कि इसके ऊपर इतना काम हुआ है। और अगर मैंने जैसे आपसे कहा है कि अगर आप इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहते हैं तो खास तौर पे आप उस वेबसाइट पे जाएं जो हमारी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल की वेबसाइट है, और उस पे जाके देखें तो आपको पता लगेगा कि वहां पे वो क्या क्या चीजें जो हैं वो आपसे डिमांड करते हैं जब वो एवेलुएट करने के लिए आपके पास आते हैं। To confirm that arrangements for quality assurance are fit for purpose and conform to the institution role and mission. सबसे पहले तो हमें इसलिए नीड पेश आई है एकेडमिक ऑडिट की या एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट की कि हमने कंफर्म करना है पहले कि जी क्वालिटी इंश्योरेंस हो रही है कि नहीं हो रही, और वो कंफर्म कर रही है, क्या वो मैच कर रही है विद द रोल एंड मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। हमारे पास जो हमारे आते हैं ऑडिटर्स जब करने के लिए, तो सबसे पहले वो हमसे पूछते हैं कि आपके इस डिपार्टमेंट का, आपके इस इदारे का, आपके स्कूल का, स्कूल से मेरी मुराद ये कि जैसे हमारे स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज है, स्कूल ऑफ साइंस है, स्कूल ऑफ आर्ट्स है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ होते हैं और कॉलेजेस में भी हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके वो क्या इनका विजन है। सबसे पहले तो वो लीगल मैंडेट मांगते हैं आपसे, उसके बाद वो पूछते हैं जी आपका कोई विजन है, आपने लिखा हुआ है, आपके पास मौजूद है, आपका मिशन है, आपके गोल्स हैं, आर दे इन ब्लैक एंड व्हाइट, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन मिशन एंड विजन, इज देयर अ रिलेशनशिप बिटवीन गोल्स मिशन एंड विजन। स्टार्ट वो यहाँ से करते हैं, इसलिए नीड है इसकी कि आप इसको हमेशा इन ब्लैक एंड व्हाइट रखें और इसको खुद भी समझें। टू प्रोवाइड assurance that the standards of higher education at degree level and above align with expectations। क्या आप ये श्योरिटी देते हैं हायर एजुकेशन में कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं आपके ऑडिटर्स की या आपकी एक्रेडिटेशन काउंसिल्स की या हायर एजुकेशन मिशन की, क्या आप उनको फॉलो कर रहे हैं। या इवन अगर आप एफिलिएटेड किसी कॉलेज के साथ हैं या किसी यूनिवर्सिटी के साथ हैं तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। To ensure that students have access to appropriate learning opportunities through taught provision, private study and supported learning, आप प्रोवाइड करते हैं। वो आपसे ये पूछते हैं कि आप जब पढ़ाते हैं बच्चों को, तो जो बच्चे कमजोर होते हैं क्या आप उनके लिए बाद में क्लासेस जो होती हैं वो अरेंज करते हैं उनके लिए। टू प्रमोट एंड एनहांस हाई क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, उनके पास पूरा वे एक, वही अगेन मैं पीछे जाऊंगी, बेंचमार्क होता है इस चीज को चेक करने के लिए कि आप प्रमोट और एनहांस कर रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। टू कंफर्म दैट स्टूडेंट्स आर फुली सपोर्टेड इन देयर एकेडमिक एंड पर्सनल डेवलपमेंट। बेशुमार ऐसे क्वेश्चंस बने होते हैं जिनमें वो आपसे ये पूछते हैं कि आप एकेडमिकली कैसे सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और उनकी पर्सनल डेवलपमेंट को में किस तरह वर्कआउट कर। बाकायदा जो टीचर का क्वेश्चनर होता है या उसका जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है उसमें ये तमाम सवाल पूछे जाते हैं। टू एडवांस द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट, ये भी हमारी नीड है एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट। टू encourage strategic development that enriches the curriculum and enhances students opportunities for employment and career development। अगर आपकी डिग्री की मार्केट में वैल्यू नहीं है तो जो ऑडिटर आते हैं वो डेफिनेटली आपसे इसकी वजह पूछते हैं। जब वो लिमोनाई से पूछेंगे या उनके एम्प्लॉयर से जाके पूछेंगे या यहाँ तक वो काम करेंगे तो डेफिनेटली वो इन चीजों को भी फाइंड आउट करेंगे कि आप इन चीजों को किस तरह से लेके चल रहे हैं। अब हम आते हैं एक उस फैक्टर की तरफ कि एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑडिट होता है उसमें हम अप्रोचेस कौन से इस्तेमाल करते हैं, यानी कैसे ये ऑडिटर जो आते हैं
क्योंकि ऑडिटर ने तो सीखना ही सीखना है कि उसने क्या क्या करना है। जिनके पास वो ऑडिट करने आते हैं उनको ज्यादा पता होना चाहिए इन चीजों का। 21st century have witnessed rapid changes in all walks of life. ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और हम इसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। Considering these changes, respective governments in various countries have proposed various methods and measures to enhance the quality of education at higher college and university level. कि गवर्नमेंट जो है तमाम कंट्रीज में वो बहुत से ऐसे मेथड्स और ऐसे मेजर्स इख्तियार कर रहे हैं जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बेहतर हो। तो जितनी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज ऑफ एमिनेंस always have adopted AAA for quality improvement. It could be done internally by internal quality assurance cell and externally. आप देखिएगा यहाँ पे जो बात अब मैं और आप जो हैं जिसको हम तय करेंगे वो ये है कि जब मुझे और आपको ये पता है कि हमारा कॉलेज जो है इसमें एकेडमिक ऑडिट होना है, तो हमारे पास एक इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल होना चाहिए, बनाना चाहिए हर कॉलेज को, हर यूनिवर्सिटी को। यूनिवर्सिटी तो खैर बनाएगी क्या, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये ज्यादातर डिपार्टमेंट और हमारे उन लेवल्स पे ये ज्यादा काम करते हैं। तो आपके इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल होने चाहिए। उन्होंने हर साल ये सारा कुछ बनाना है, जब तक कि आपके पास ऑडिटर जो हैं वो आते हैं या नहीं आते। तो एक्सटर्नली इट कैन बी डन बाय यूनिवर्सिटीज फॉर इट्स कॉलेजेस और बाय हायर एजुकेशन कमीशन। इंटरनली आपका अपना सेल होना चाहिए जो इस पे काम कर रहा है, वो सारा साल इन चीजों को वैल्यूएट करता रहता है और उनको बाकायदा डॉक्यूमेंट करता है ब्लैक एंड व्हाइट। एक्सटर्नली जो है ये यूनिवर्सिटीज करती हैं या कॉलेजेस का होता है या हायर एजुकेशन कमीशन करता है आके कॉलेजेस के अंदर भी। Some higher education commission undertake the AA exercise on annual basis. अब इस चीज पे जरा गौर कीजिएगा। However, many higher education commission prefer to do this exercise once in 3 years or 5 years. An internal exercise every year and involvement of external agencies once in 3 or 5 years is a good practice. तो हमारे यहाँ पे इस वक्त जो एकेडमिक ऑडिट हो रहा है वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम आफ्टर 3 years होता है। हमारी जो एक्रीडिटेशन काउंसिल है ये, और इसमें भी आपको डिफरेंट मिलेंगे, मॉडल्स मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंटरनल ये एकेडमिक ऑडिट होता है, इसमें हम उनके जब ऑडिट करने आते हैं तो उन्होंने लेवल बेंचमार्क बनाए होते हैं और उनकी 4 लेवल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं WXYZ। जी जो होता है ये 0 होता है। मसलन जी उनको दिया जाता है जिनके बारे में कहते हैं सिर्फ बेसिक चीजें इनके पास हैं लेकिन एडवांस नहीं है, तो उनका फिर 3 years के बाद नहीं होता। उनको कहते हैं कि जी इस साल में आप इसको इम्प्रूव करें और हम नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे करने के लिए ऑडिट। लेकिन जो नॉर्मल जिनको वाई मिल जाता है या इवन एक्स मिलता है और डब्ल्यू तो खैर बहुत ही हाई चला जाता है, उनके पास तो तकरीबन तमाम मौजूद होते हैं उनके जो भी हम जिस पैरामीटर्स पे हम उनको देख रहे होते हैं, उनका भी आफ्टर एवरी 3 years और 5 years, लेकिन पाकिस्तान में ये आफ्टर 3 years होता है। Whatsoever is the name, but these are all attempts in academic and administrative audit. In Pakistan, Higher Education Commission made academic and administrative audit a mandatory measure for the institutions of higher education. They assigned the responsibility to national accreditation councils for assessment of different domains and disciplines of higher education, college and universities. तो इन्होंने जो भी आप कभी आपको मौका मिले, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि उनकी वेबसाइट पे जाइए, देखिए तमाम मैनुअल्स पड़े हुए हैं। मैनुअल फॉर एक्सटर्नल ऑडिटर्स, मैनुअल फॉर इंटरनल ऑडिटर्स। इंटरनल ऑडिटर्स वो उनको कहते हैं जो आपके कॉलेज के अंदर ड्यूटीज लगाई जाती हैं। मसलन आप अपने 5 और 6 जो प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनको उनकी कमेटी बना देते हैं और वो सारा साल ये डाटा कलेक्ट करते रहते हैं। उनके मैनुअल में वो सब कुछ मौजूद होता है जो आपको इकट्ठा करना होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि स्टार्ट वो लेते हैं आपके लीगल मैंडेट से और एंड करते हैं जाके कि आपके स्टूडेंट के रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। उसके दरमियान में हेड की क्वालिफिकेशंस, टीचर्स की क्वालिफिकेशंस, उनकी परफॉर्मेंसेस, उनका लोड क्या है टीचिंग का, एवरीथिंग इज देयर।
तो हमारे यहाँ पे जो हमने जो काम उसमें देखा है कि उन लोगों ने किया हुआ है वो ये है कि वो कहते हैं जी हमने एकेडमिक एंड और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट जो है वो हमने क्यों बनाया है, टू चेक एंड एवेलुएट क्वालिटी पैरामीटर्स। पैरामीटर्स आपने बना लिए कि आपका ये बेहतरीन ये काम आपने करना है, क्वालिटी कंट्रोल है या नहीं है। अगर आप कंट्रोल भी इसको कर गए तो क्या वो इंश्योरेंस है, उसमें सस्टेनेबिलिटी है कि वो इस तरह ही चलेगा आगे। और क्या, क्योंकि क्वालिटी तो कहीं रुक नहीं जाती है, तो क्वालिटी एनहांसमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। सो ये चीजें भी उन्होंने वहां पे देखनी होती है। अब हम आते हैं उस चीज की तरफ जिसकी बेस पे आपका ऑडिट होता है और जिसके लिए आपको भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बीइंग इंटरनल ऑडिटर टू फेस द एक्सटर्नल ऑडिटर। Higher education institutions should do quality check in order to assure quality and also to enhance the quality. यानी आपके सामने दो चीजें बेसिक आ रही हैं बार बार। एक तो सबसे पहले कि आप क्वालिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, फिर वो क्वालिटी अश्योर्ड है, और फिर वो एनहांस हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें क्वालिटी को देखना होगा। देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू डू क्वालिटी चेक। अब आपके सामने मैंने यहाँ जो रखे हैं ये चार चीजें हैं। मेरा ख्याल है आप में से माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत से मेरे इस वक्त पार्टिसिपेंट जो होंगे वो इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। टेक्निक्स जो हैं ये चार हैं। सबसे पहली जिसको हम IQGAT कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी गैप एनालिसिस टेक्निक। दूसरी आप देख रहे हैं शायद वो जो मैंने रेड से SWOC लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे कि शायद मैडम की कोई टाइपो मिस्टेक हो गई है इसमें। टाइपो मिस्टेक नहीं है, ये SWOT एनालिसिस ही है जो आप सबने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, इस पे काम भी किया होगा, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। लेकिन 21st सेंचुरी में अब जो नया कॉन्सेप्ट आया उसमें इन्होंने उनको SWOC कर दिया है, यानी थ्रेट को उन्होंने चैलेंज से बदल दिया। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। क्योंकि उनका ख्याल था कि थ्रेट्स जो है ना वो हमेशा नेगेटिव साइड पे आता है, तो चैलेंज जो होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। तो आजकल जो नया कॉन्सेप्ट है उसमें वो स्वॉट जो है ना वो स्वॉप हो गया। ये आपकी सेकंड है। और तीसरा जो मैं पीछे आपको मैंने उसकी जनरल इंट्रोडक्शन अभी दी है, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट है। एंड द लास्ट वन इज प्रोग्राम अवेलुएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जिसको हम PERT कहते हैं। यानी ये यूनिवर्सिटी लेवल से हम जब प्रोग्राम लेवल पे उतरते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये PERT है। तो ये जो चारों हैं इनमें से बेसिकली हम ऊपर वाले दो को डिस्कस करेंगे, क्योंकि नीचे वाले जो दो हैं वो इनके अंदर ही एडजस्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब आप IQGAT कर रहे होते हैं तो असल में आप 3 A's और PERT ही कर रहे होते हैं, और जब आप SWOC कर रहे होते हैं उस वक्त भी आपके 3 A's और PERT ही उसमें मैनेज हो रहा होता है या उसमें मेंशन हो रहा होता है। तो हम अब देख रहे हैं कि ये जो आपके पास आते हैं ऑडिटर्स और आपके जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं जिनकी आपको टीम बनानी चाहिए आपके हेड को, और उसका पार्ट जो है वो हेड भी होने चाहिए। आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो, और आपके जो सीनियर टीचर्स हैं वो, और जूनियर्स भी साथ होने चाहिए। 5-6 का बना लीजिए, डिपेंड्स अपॉन द कि आपका डिपार्टमेंट कितना बड़ा है, आप उसमें कितने लोगों को, यानी ये जो सारे काम करने ये अभी आते हैं क्वेश्चंस पे आएंगे जब, तो आप देखेंगे कि इसमें हमने किन किन चीजों को लेना है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप ये सारी चीजें इकट्ठे करने के लिए कितने इंटरनल ऑडिटर्स बना रहे हैं। एक्सटर्नल जो आते हैं वो तो उनकी मर्जी होती है, और वो डेफिनेटली आपको 1 महीना पहले या 15 दिन पहले वो सारा मटेरियल भेज देते हैं कि हमने आना है तो हमने ये चेक करना है, ये चीजें आप तैयार रखें। सबसे पहले जब आप टी पे आते हैं, ठीक है, तो आप, मैंने अभी आपको इसका एक्सप्लेन किया है, अगर इफ यू वांट टू सी इट अगेन, इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी गैप एनालिसिस टेक्निक, इसको देख लीजिए। हमने इंस्टीट्यूशन को लिया, क्वालिटी को लिया, और इनके अंदर जो गैप है हमने उनको एनालाइज किया। सो जनरल क्वेश्चंस क्या होते हैं जब आप ये वाला काम करते हैं, तो व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एज फार एज इट्स स्ट्रेंथ्स आर कंसीडर्ड। मैंने आपसे कहा था ना ये सारे इंटर रिलेटेड है। अब IQGAT में SWOC भी आ रहा है। What will you consider some of its weaknesses or areas of concern? What do you perceive as opportunities for this?
institution, and the last one is what do you see some challenges, oblique threats, जिसको हम bottleneck भी कहते हैं, with the institution would face in the process of development. So ये आपके चार जनरल क्वेश्चन है, यानी आप चाहे IQ JET पे काम कर रहे हो या आप SWOC पे कर रहे हो, आपने ये चार चीजें मद्देनजर रखनी है. मे बी यू आर एन इंटरनल ऑडिटर और यू आर एन एक्सटर्नल ऑडिटर, क्योंकि एक्सटर्नल ऑडिटर जो हैं ये भी कॉलेजेस से ही, यूनिवर्सिटी से ही, हमारे नेशनल जो एक्रीडिटेशन काउंसिल है उन्होंने ट्रेंड किया है इनको और इनको वहीं से पिक किया है. तो आपके पास जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स भी आएंगे वो ही सम टाइम आप में से ही कोई ना कोई होगा जिनको हमारे जो नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल्स हैं उन्होंने बुला के ट्रेन किया. वाइल जब ये अपने कंसेप्शन के मराइल में थे तब भी इनको ट्रेन किया गया था. तो ये जितने एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं ये सारे ट्रेंड होते हैं, लेकिन होते ये सारे ही असातिज़ा हैं और मेरे आप जैसे ही होते हैं और ये यहीं से जाते हैं. तो ये तो चार चीजें आपने देख ली कि हमने इंटरनल ऑडिटर के तौर पे भी, एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पे भी हमने चार चीजों को देखना है: स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस. तो सबसे पहली जो बात आपको याद होगा, हमने ब्रॉड अभी जो लिया था स्कोप इसका, उसमें जो पहली चीज ली थी आपको याद है, मैंने कहा था इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस एंड लीडरशिप. तो सबसे पहला जो सवाल आपके करते हैं वो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही करते हैं, पूछते हैं कि आप मेरे को लीडर है या नहीं. अभी मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाती हूँ. गवर्नेंस इज एन इंस्टीट्यूट. गवर्नेंस रेफर्स टू द सिस्टम एंड फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, structures and decision making processes that guide and oversee the administration, management and operations of the institution. क्या क्या चीजें इसमें आ रही हैं आप देखिए. हम पूरा फ्रेमवर्क ले रहे हैं, पॉलिसीज को ले रहे हैं, अप्लाई करके जो हम प्रैक्टिस उसको कर रहे हैं उसको ले रहे हैं, उनको अप्लाई करने के लिए जो स्ट्रक्चर हमारे पास है और हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो हमें गाइड भी कर रहे हैं और ओवरसी भी कर रहे हैं. अगेन फिर वही वर्ड आ रहा है, इफेक्टिव गवर्नेंस क्या होती है. गवर्नेंस की डेफिनेशन तो आपने देख ली है, लेकिन ये इफेक्टिव कैसे होती है. इफेक्टिव गवर्नेंस इज एसेंशियल टू एंश्योर द इंस्टीट्यूशन सक्सेस in providing quality education, fostering research and innovation, and meeting its broader mission and goals. अब देखिए हमारे शायद जो हमारे कॉलेजेस जो हमारे इंटर लेवल पे हैं या बैचलर लेवल पे हैं उनमें तो शायद, लेकिन बैचलर लेवल पे भी पूछा जाता है. यूनिवर्सिटीज लेवल पे जब वो आते हैं हमारे ऑडिटर्स, तो सबसे पहले सवाल जो होते हैं वो होते हैं रिसर्च के बारे में. आपका डिपार्टमेंट कितना रिसर्च ओरिएंटेड है, खासतौर पे जहाँ पे मास्टर की क्लासेस होती हैं या एमफिल की क्लासेस होती हैं, और डेफिनेटली ये कॉलेजेस में भी होती है. रिसर्च जो अगर आप करते हैं तो क्या वो यूज होती है, आप उसको अप्लाई करते हैं, क्या क्या इनोवेशन किया आपने उससे. ये उनके पहले मेजर सवाल होते हैं. करिकुलम और सिलेबस पे, बाकी चीजों पे वो बाद में आते हैं. तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि गवर्नेंस और जो लीडरशिप है वो क्या काम करती है. ये मैं वो सवाल जो आपको वहां पे मिलेंगे जब वो लोग आपके पास आते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर्स, तो वो अक्सर पूछते हैं, इज देयर इफेक्टिव लीडरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप उसका जवाब देंगे यस में, तो आगे 3 सवाल और होंगे उससे रिलेटेड, जिसपे आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि लीडरशिप है और वो इफेक्टिव है. इज देयर अ विजन स्टेटमेंट. मैंने आपसे पहले कहा था कि विजन मिशन वो लाजमी पूछते हैं. जितने भी हमारे एक्सटर्नल ऑडिट के अदारे हैं जो आपके पास आते हैं, यानी हमारी जो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है, वो आते ही लीगल मैंडेट, विजन और मिशन पे बहुत डिस्कशन करते हैं. सो आपको इसका पहले से पता होना चाहिए. अपने इदारे का, आपका जो कॉलेज है उसके बारे में उसको फाइंड आउट करें अगर आपने पहले नहीं किया हुआ, कि क्या आपने उसका विजन मिशन होता है, हमें उसका पता नहीं होता या हमने कभी उसको तलाश नहीं किया होता. Is there a vision mission statement? What are the institution goals? और ये जब भी आपसे ये पूछते हैं तो ये हमेशा इनका रिलेशनशिप भी मांगते हैं.
इवन ये यहाँ तक मांगते हैं कि आपका जो आपने लेसन प्लान किया हुआ उसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो किस गोल से मैच कर रहे हैं और मिशन के कौन से हिस्से से और विजन के कौन से हिस्से से मैच कर रहे हैं. What are its future directions? इदारे की क्या फ्यूचर डायरेक्शंस है ना, किस तरफ जा रहे हैं. Is there effective communication right through the different layers of organization? आपके टॉप मोस्ट लेवल से लेके लोअर मोस्ट लेवल तक क्या आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन चल रही है. आप जानते हैं कम्युनिकेशन जो है वो तो आपकी बैकबोन है और वो बकायदा उसका प्रूफ मांगते हैं आपसे, लेटर्स मांगेंगे. ऑफिशियल जो आपने कम्युनिकेशन एक दूसरे से की है उसका प्रूफ मांगते हैं. Is there any provision for sustainability in leadership functions? आप जानते हैं सस्टेनेबिलिटी पे तो आजकल बहुत काम हो रहा है. ठीक है, हमारे जो आजकल गोल्स चल रहे हैं जिनको हम दुनिया में हर तरफ आपको देखें उनका शोर शराबा है, उसमें भी सस्टेनेबिलिटी बार बार आ रही है. What is the procedure for appointing the head of the institution? What qualifications are required? Is there participative management? सिर्फ पूछेंगे नहीं, इसका प्रूफ भी मांगेंगे आपसे. आपको सोच के रखना पड़ेगा कि अगर वो ये सवाल करते हैं तो आप किस तरह उनको जवाब देंगे इसका. What evidence do you see in assigning responsibilities to various members of institutions? जाहिर है जब आप पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की बात करेंगे तो अगले सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा. किस तरह आपने साइन किया हुआ है हर मेंबर को इंस्टीट्यूशन के. Are the faculty and student adequately motivated? आप कहेंगे जी हाँ बहुत मोटिवेटेड है. अगला सवाल आएगा हाउ. उसके बाद रिसोर्सेज के बारे में पूछा जाएगा. डज द इंस्टीट्यूशन हैव एनफ फिजिकल रिसोर्सेज? क्या है फिजिकल, मैंने यहाँ चांद एक लिखी हैं, इनको इनमें आप हंड्रेड्स का इजाफा कर सकते हैं. क्लासरूम्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, गेम्स और रिक्रिएशनल एरियाज हैं, रेस्ट रूम्स हैं, हॉस्टल्स हैं, कैफेटेरिया है. हर चीज के बारे में आपसे पूछा जाएगा. लाइब्रेरी. व्हाट अबाउट द ह्यूमन, ये तो हमारी ऊपर फिजिकल रिसोर्सेज थी. व्हाट अबाउट द ह्यूमन रिसोर्सेज? फैकल्टी कितना नंबर है, उनकी क्वालिटी क्या क्या है, किस क्वालिफिकेशन के लोग हैं आपके पास. नॉन टीचिंग स्टाफ जो आपका टीचिंग स्टाफ आएगा, नंबर एंड क्वालिटी क्या है उनकी. स्टूडेंट स्ट्रेंथ कितनी है, क्वालिटी कैसी है, यानी आपके पास जो आए थे जब वो आए थे तो उनका क्या था, स्टेटस क्या था, कौन सी डिवीजन थी, कितने नंबर थे, सीजीपीएस क्या थे. स्टाफ डेवलप्ड प्रोग्राम्स हैं, क्या ट्रेनिंग देते हैं आप अपने टीचर्स को भी और अपने नॉन टीचिंग स्टाफ को भी. स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बिसाइड सिलेबस, सिलेबस के अलावा आप स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए क्या करते हैं. इज द इंस्टीट्यूट फाइनेंशियली स्टेबल? ये एक पार्ट है जिसको हम फाइनेंशियल ऑडिट कहते हैं. और हमारे जेहन में जब हम ऑडिट की बात करते हैं हमारे जेहन में सिर्फ यही आता है कि हमारे इदारे का फाइनेंशियल ऑडिट होना है. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस? हाउ वेल द फाइनेंसेस आर मैनेज्ड? इज देयर अ फाइनेंशियल ऑडिट? व्हाट आर द ऑडिट रिमार्क्स? इसका वो प्रूफ मांगते हैं आपसे, ला के दें उनको अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट से. And what percentage of budget is utilized for academic purpose besides the salary component? ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सैलरी तो आप दे ही दे रहे हैं, उसके अलावा आपका बजट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कौन से डेवलपमेंट एरिया में यूज हो रहा है. What is the learning resources provided to the students in terms of library books, journals, library timings, digitalized library and user-friendly library, etc., etc. How are computers and information technology used in the present day teaching and learning? Are there adequate facilities? Internet access है उनके पास, वो पूछते हैं लाइब्रेरी में वाईफाई है, आपकी कंप्यूटर लैब में वाईफाई है, आपकी क्या क्लासरूम्स में आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वहां पे है कि नहीं है. ये बकायदा सवाल होते हैं. Then come the programs. Program option available to the students. The emerging areas include in the curriculum. Interdisciplinary courses offered to the student. क्या interdisciplinary courses दिए जाते हैं उनको? आप जानते हैं हमारे यहाँ पे अक्सर कोहोर्ट होता है, हमारे बहुत से डिपार्टमेंट जब एक ही कोर्स पढ़ा रहे होते हैं तो हम उनको आपस में लाइजन करते हैं. कवरेज ऑफ रीजनल नेशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स नीड.
The employability of the graduate through appropriate curriculum. करिकुलम को बकायदा वो चेक करते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसकी एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, एंड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद इलेक्टिव ऑप्शंस, ये सारी चीजें आपसे प्रोग्राम्स के बारे में पूछी जाती हैं. Academic flexibility provided in the curriculum offering, provision for academic credit transfer from one institute to another, in supplementary enrichment courses offered to the students. ये सब छोटे छोटे सवाल, हालांकि बहुत डिटेल में मैं जा रही हूँ, लेकिन ये पूछे जाते हैं. Does the institution exercise any strategic planning? How do they develop the vision and mission statement and goals? ये तो आप देंगे उनको, वो पूछते हैं इनको डेवलप कैसे किया है, किस चीज को बेस बना के. What are the mechanisms for effective implementation of the plans? Does the institution seek feedback from students, teaching faculty, alumni, and employer sector in relation to curriculum and curriculum transactions and other experiences? मैंने अभी आपसे कहा था कि वो इन सब को इंटरव्यू भी करते हैं, इनसे क्वेश्चन भी फेल कराते हैं. How often do they review the various process adopted and make changes to achieve the results? What are the best practices adopted by the institution in various functions, ensuring admission process to be systematic and transparent? पूछते हैं वो आपसे जी, बच्चों से इंटरव्यू किया जाता है कि आपका जो इम्तिहान होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, आपको पेपर्स दिखाए जाते हैं, आपका जो एडमिशन हुआ था वो ट्रांसपेरेंट था. Process adopted cater to the diverse needs of the students, and how is the teaching learning process made experimental? Library work, web search, use of laboratory, field work, case studies, problem solving, ये सारी चीजें लर्निंग प्रोसेस की जो है वो पूछी जाती है. Process of ensuring teacher quality. एंड देन आउटकम क्या है आपका? इफेक्टिव करिकुलम डिजाइन है, जब वो करिकुलम को एवेलुएट करते हैं. फैकल्टी एंड स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च, अगेन मैंने आपको बताया था, रिसर्च को आजकल 21वीं सदी में बहुत ज्यादा इसको अहमियत दी जा रही है. रिसर्च आउटपुट एंड पब्लिकेशन, आउटपुट को यूज किया जाता है, पब्लिश किया जाता है. कंसल्टेंसी बाय फैकल्टी, पूछा जाता है उनको आपकी काउंसलिंग सर्विस है. कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी थ्रू एक्सटेंशन एक्टिविटीज, इसको हम जो हमारा ऑडिटर्स आते हैं वो इसको आउटरीच प्रोग्राम कहते हैं. आउटरीच मुराद रीच, आउटरीच टू द कम्युनिटी, कि आप कम्युनिटी की क्या सर्विस कर रहे हैं. जैसे कोई साइंस का है, जैसे आप हो सकता है किसी को ड्रिंकिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो है उसका, अगर आप केमिकल्स की किसी डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, केमिकल टेक्नोलॉजी के उसके, तो क्या आप ये भी कुछ सर्विसेज देते हैं अपनी सोसाइटी को? Graduated with social responsibilities and citizenship goals. तो हमारे यहाँ पे वो पूछते हैं कि आप क्या, जैसे एजुकेशन के डिपार्टमेंट में अगर आए तो वो पूछते हैं कि आपके बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, वो भी गरीब बच्चों को पढ़ाने गए हैं, क्योंकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो हमारी एजुकेशन का होना चाहिए ना, एक ऑब्जेक्टिव कि वो अपनी कम्युनिटी को सर्व करें. Access and equity to diverse sections of student population. Good student progression for further studies and employment, good student welfare measures, effective governance system and a good brand image. ये तो good brand image तो मेरे ख्याल में मैं भी आप भी, हम दोनों ही इस बात से एग्री करेंगे. आप कॉर्पोरेट सर्विस में चले जाएं, प्राइवेट सर्विस में, गवर्नमेंट के इदारों में चले जाएं, हर जो इदारा होता है उसका एक ब्रांड इमेज होता है, चाहे वो सरकारी इदारा हो, गैर सरकारी हो, जैसा भी हो, लेकिन उसका एक ब्रांड, स्कूल से लेके कॉलेजेस से लेके यूनिवर्सिटीज तक उनका एक ब्रांड इमेज होता है. तो ये भी आपने देखना होता है कि आपका इमेज कैसा है. ये तो आपका आ गया IQ GPT जिसको हमने बात की थी. अब हम आते हैं स्वॉक एनालिसिस पे, क्योंकि ये दो मेजर तरीके हैं जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं आपको एनालिसिस करने के लिए, आई मीन कि आपके इदारे. स्वॉक एनालिसिस क्या है आपको पता ही है, स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, थ्रेट्स होते थे, अब चैलेंजेस हो गए. इज अ टूल डेवलप्ड इन 1960s to examine an organization internal strengths and weaknesses as well as opportunities and threats presented by the external environment. यानी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस तो इदारे के अंदर होती हैं, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स या चैलेंजेस ये होते हैं, ये बाहर से आते हैं. SWOT analysis is the most important tool for audit and analysis of overall strategic position of an organization and its environments.
So its main purpose is to identify the strategies that will create a model for aligning an organization resources and capabilities to the requirement of the environment in which the organization operates. तो हमने एक मॉडल तैयार करना होता है जिनमें हम तमाम रिसोर्सेज को और कैपेबिलिटीज को देखते हैं कि वो एनवायरनमेंट के अंदर और एनवायरनमेंट के बाहर किस तरह इस्तेमाल हो. SWOT is the foundation for evaluating the internal potentials of limitation and the probable likely opportunities and challenges from the external environment. It reviews all the positive and negative factors inside and outside the organization that affect the success of the organization. A systematic study of the environment in which the organization operates help in forecasting, predicting the changing trends, and also helps in including them in the decision-making process of the organization. ये आपने देखा है कि स्वॉक एनालिसिस जो होता है ये है कि हम जिस इदारे में काम कर रहे हैं, हम उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को हमारे जहन में बल्कि हमारी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए. हमारी ये स्ट्रेंथ्स हैं. फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसे इलाके में काम कर रहे हैं, हमारा इदारा है जहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा आ सकती है, ये हमारी स्ट्रेंथ है. लेकिन हो सकता है हमारी वीकनेस ये हो कि हमारे पास उतने फिजिकल रिसोर्सेज ना हो उनके लिए. तो हमें ये देखना होता है ये जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं ये हमारे अंदर होती हैं. या हो सकता है हमारे टीचर्स उतने क्वालिफाइड ना हो जितने के हमें चाहिए. हो सकता है हमारी लाइब्रेरी जो है वो तमाम बच्चों को कैटर ना कर रही हो. अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं जब हम जाते हैं और एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, तो अक्सर वो शिकायत करते हैं कि जी हम पूछते हैं आप लाइब्रेरी में जाते हो, किताब पढ़ते हो, तो वो कहते हैं जी हम जब सुबह आते हैं 9 बजे तो लाइब्रेरी खुलती है, तुम्हारी क्लासेस होती हैं, और जब हमें 5 बजे छुट्टी होती है या 4 बजे छुट्टी होती है तो लाइब्रेरी बंद हो जाती है. अब वो चाहे लाइब्रेरी कितनी भी एडवांस हो, जब वो बच्चों को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं तो उसका फायदा क्या होगा. तो वो स्ट्रेंथ जो है वो भी आपकी वीकनेस बन जाती है. These are what you are well versed in or what you have expertise in. The traits and qualities your employees possess individually and as a team, and the distinct features that give the organization its consistency. इसमें एक लाइन जो है इसको मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी. Employees possess individually and as a team. हमारा ये एक्सपीरियंस रहा है एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर कि हम जब जाते हैं बाज़ औक़ात तो एक इदारे में बहुत क्वालिफाइड एक्सपर्टीज हमें इंडिविजुअल्स मिलते हैं. आपकी हर बात का माशाल्लाह फिट आपको जवाब आता है, आपकी हर बात को वो सेटिस्फाई करते हैं. लेकिन जब एवेल्युएट करते हैं तो एज अ टीम वो नाकाम होते हैं, आपस में मिलके काम नहीं कर सकते. और हमने ऐसे भी इदारे देखे हैं कि जहाँ पे हम जाते हैं तो इंडिविजुअल्स बस नॉर्मल होते हैं लेकिन एज अ टीम वो परफेक्ट होते हैं. तो ये भी आपकी स्ट्रेंथ है कि आप इसको किस तरह से यूज करते हैं. स्ट्रेंथ्स आर द बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कैपेबिलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इंक्लूड ह्यूमन कॉम्पिटेंसीज, process capabilities, financial resources, product and services, customer goodwill and brand loyalty. Example of organized strengths. ये example है organization. Beneficial aspects है ना organization के. आपकी capability क्या है आपके इदारे की, ह्यूमन कॉम्पिटेंसी कितने कॉम्पिटेंट है, आपके टीचर्स कितने कॉम्पिटेंट, इवन आपका क्लर्क कितना कॉम्पिटेंट है, इवन आपका गेट पे खड़ा हुआ चौकीदार या जो सिक्योरिटी का बंदा है वो लोगों के साथ मिलने मिलाने में आपका एक इम्पैक्ट देता है, वो कितना कॉम्पिटेंट है. प्रोसेस आपकी जो उसकी कैपेबिलिटीज क्या हैं, आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में एफिशिएंसी आ जाती है कि एफिशिएंसी होती ये है कि कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स दिए जाए. प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कस्टमर गुडविल है एंड ब्रांड लॉयल्टी है. अब यहाँ पे ये बड़ी ना वो लगती हैं जैसे ना हमारे बिजनेस की टर्म्स हैं, अगर आप इनको देखें कस्टमर गुडविल एंड ब्रांड, बट आजकल ये एजुकेशन से भी रिलेटेड है. आपके इदारे की गुडविल क्या है और इस ब्रांड की लॉयल्टी क्या है ये आप भी जानते हैं. हमारे यहाँ पे फर्क कॉलेजेस के बारे में और हमारे तालीमी इदारों के बारे में भी उनकी भी आजकल गुडविल जो है वो उनके कस्टमर्स यानी जो उनके स्टूडेंट्स हैं, आजकल तो कस्टमर्स ही हैं, वो बाकायदा इसको देखते हैं.
अब देखिए यहाँ इंडिविजुअली गुड एज वेल एज इन टीम, ये उसकी स्ट्रेंथ हो सकती है अगर वो दोनों तरह काम कर सकते हैं। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, क्लासरूम्स बहुत अच्छे हैं, हवादार हैं, आपके जितने बच्चे हैं उनके लिए वो काफी हैं। ऐसा नहीं है कि 50 बच्चे हैं और कमरे में 35 बच्चों के बैठने की जगह है। आपकी लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, आपकी ग्राउंड्स बहुत अच्छी हैं, क्योंकि ये सारी चीजें नीडेड होती हैं बाय द स्टूडेंट, ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। क्या आप हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं, क्या आपकी लेबोरेटरीज कैसी हैं, आपके आगे देखिए ना, बेस्ट क्लासरूम्स हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट कैंपस है, ये सारी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आप कराते हैं, मॉरल एजुकेशन प्रायोरिटी है। एथिकल एजुकेशन कितनी देते हैं आप बच्चों को? ये जरूरी नहीं होता कि ये कोर्स ऑफर किया जाए, ये बाज़ का टीचर्स की बिहेवियर, कोई भी आप बच्चे को लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और उसमें आप मॉरल एजुकेशन को पार्ट एंड पार्सल उसका बना लेते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। मुझे याद है एज अ स्टूडेंट जब हम पढ़ते थे तो हमारे असातिज़ा, अल्लाह ताला उनको जिंदगी और तंदुरुस्ती दे, बाज़ का बड़ी खूबसूरत बात कह जाते थे। मुझे एक दफा अपने अपने उस्ताद मोहतरम की ये बात याद है, यहाँ पे जो मैंने मॉरल एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ। उन्होंने कहा जी एक मुस्लिम टीचर में और एक नॉन मुस्लिम टीचर में क्या फर्क होता है? तो उन्होंने कहा जी अगर फिजिक्स आप पढ़ा रहे हैं तो दोनों ने थेरीज ही पढ़ानी है, फर्क क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि आप वो भी थेरी पढ़ाएगा और ये भी थेरी पढ़ाएगा, लेकिन एक जो मुसलमान टीचर है, वो फर्ज कीजिए आप ये पढ़ा रहे हैं कि पानी इस दर्जे हरारत पे आता है तो बुखारात बन के उड़ जाता है, ये एक थेरी है, तो आपने ये पढ़ा रहे हैं। तो जो एक मुस्लिम टीचर होगा ना, उसको इसको इस तरह पढ़ाना चाहिए कि ये जब इस दर्जे हरारत पे पानी पहुंचता है तो अल्लाह के हुक्म से बुखारात बन के उड़ जाता है। दैट वाज अ ब्यूटीफुल कोट, मुझे अभी तक याद है। तो ये बाज़ात आपको ऐसी बातें याद रह जाती है। तो मॉरल एजुकेशन जो प्रायोरिटी आपकी है, वो जरूरी नहीं होता कि आपकी किताबों के अंदर लिखी हो जाए। तो आप अगर इस तरह की चीजें करते हैं तो आपके स्टूडेंट जो हैं वो ऑडिटर्स के सामने ये बात मेंशन करते हैं। इस तरह तो नहीं करेंगे जिस तरह मैंने किया कि उन्होंने ये कहा है, लेकिन डेफिनेटली उनसे छलकती है ये कि मॉरल एजुकेशन जो उनकी प्रायोरिटी है। नो कॉन्फ्लिक्ट इन स्टूडेंट एंड फैकल्टी, बहुत मेजर इशू है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बाज़ औक़ात हमारे स्टूडेंट्स हों या हमारे असातिज़ा हों या हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ हो, इंडिविजुअली बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन टीम में आके फेल हो जाते हैं। कम टू द वीकनेसेस नाउ। Weaknesses are the qualities that prevent us from accomplishing our mission and achieving our potential. आपने गौर किया, उन्होंने लिखा है weakness are the qualities that prevent us. These weaknesses reduce the chance of accomplish our mission or of organization success and growth, कि हमारे मिशन को नाकाम कर देते। वीकनेस इज द लिमिटेशन और डेफिशिएंसी इन रिसोर्सेज, ये भी हो सकता है। ये ऊपर वाली जो है इज समथिंग डिफरेंट, और नीचे वाली जो है ये रिसोर्स, ये आप इसको फिजिकल कह सकते हैं। Skills and capabilities that seriously impedes effective performance. They are elements that interfere with the realization of the strategy, lack of resources, lack of competencies, and other productive factors. They can be internal negative aspects that are under your control and that may plan to improve. यानी इसमें कुछ weaknesses ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में होती हैं कि आप उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं, और वो ज्यादातर चैलेंजेस में या थ्रेट्स में आती हैं। उनको हम वीकनेस होती वो है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ कम टू द अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय द, ये आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है, ये इंटरनल नहीं होती। इंटरनल में सिर्फ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं। स्ट्रेंथ्स जो हैं उनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और इसको आप, वीकनेस को आप इंप्रूव कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज आर प्रेजेंटेड बाय द एनवायरनमेंट विद इन विच आवर इंस्टीट्यूशन ऑपरेट्स. They arise when an institution can take benefit of conditions in its environment to plan and execute strategies that enable it to become more profitable or successful. अब ये डिपेंड करता है आपके इदारे पे कि वो इन अपॉर्चुनिटीज को कैसे ढूंढते हैं। Organization can gain competitive advantages by making use of opportunities. एकदम हम डिस्कस कर रहे थे इसी तरह, उन्होंने कहा कि जी अपॉर्चुनिटी में और लक में क्या फर्क होता है।
उन्होंने कहा जी वो अपॉर्चुनिटीज तो आपके सामने से गुजर रही होती हैं, लाख ये होती है कि उनको कौन कैप्चर करता है। एक ही अपॉर्चुनिटी दो बंदों को मिलती है, एक उसको लेके बहुत आगे निकल जाता है, एक उसको कैप्चर ही नहीं कर पाता। यही इदारों का हाल है। अगर आप अपने अपने उस्तादों से कितना काम ले सकते हैं, अपने बच्चों से कितना काम ले सकते हैं, इट डिपेंड्स। ये आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपके बाहर जो लोग हैं, आपकी जो कम्युनिटी है, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपको कितना हेल्प आउट कर सकते हैं। Organization can gain competitive advantages by making use of opportunities. Should be carefully recognized and utilized whenever they arise. Opportunities may arise from market competition, industry, government, and technology. Increasing demand for telecommunication accompanied by deregulation is a great opportunity for organizations. आप जानते हैं आजकल जो हमारा ये टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें जो हैं टेलीकम्युनिकेशन की, और हम जो कुछ आजकल नेट को यूज करके हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो रही हैं या वो कैप्चर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ये आजकल एंड है। देन कम द थ्रेट्स, जिसको आप कहते हैं, या चैलेंजेस। आजकल नई जो टेक्नोलॉजी उसमें चैलेंजेस कह रहे हैं। Challenges are major threats to the organization. Challenges are the areas of the external environment that affect in a negative way the possibilities of an individual to obtain positive performance. इसके अंदर भी possibility है। चैलेंज वही होता है जिसको आप नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। Challenges arise when condition is external environment sabotage the reliability and success of the institution's operation. They compound vulnerability when they relate to the weakness. ये जो आपने देखी है चीजें, इनको हम थोड़ा सा आपके साथ देखेंगे कि आप इसको किस तरह से मिक्सअप कर सकते हैं। Challenges are uncontrollable when a challenge comes. The stability and the survival can be at stake. Example of challenges क्या है? Dissatisfaction among employees is a challenge. Fast changing technology, challenge. Government policies, challenge है. Increasing competition leading to excess capacity, cost competition, ये सारी चीजें जो हैं ये इस वक्त आपको challenges पेश कर रही हैं, जिनकी वजह से आपको बाज़ औक़ात अपनी जो weaknesses हैं उनको कवर करने का या उनको improve करने का मौका नहीं मिलता। तो स्ट्रेटेजीज को जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि हम आगे देखते हैं, वो कह रहे हैं जी 4 तरीके। पहला है जिसमें हम स्ट्रेंथ्स को ले रहे हैं विद अपॉर्चुनिटीज, स्ट्रेंथ और वीकनेस को ले रहे हैं विद अपॉर्चुनिटीज। आप देखिए मैंने लिखा हुआ है स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटेजीज। दूसरा है वीकनेस अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटेजी। ये 2 तरीके हैं जिनमें आप स्ट्रेंथ को अपॉर्चुनिटी से कंबाइन कर रहे हैं। आइडेंटिफाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज दैट आर अ गुड फिट टू द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ, या आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज टू ओवरकम वीकनेसेस टू परस्यू अपॉर्चुनिटीज। ये 2 तरीके हैं, या अपॉर्चुनिटीज को स्ट्रेंथ से मैच कर लें या अपॉर्चुनिटीज को वीकनेस से। दूसरा आपका है आप जिसमें आप चैलेंज को ले रहे हैं या थ्रेट को ले रहे हैं। यहाँ पे है आपका स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस स्ट्रेटेजी या वीकनेस एंड चैलेंजेस स्ट्रेटेजी। Identify ways that the institution can use its strengths to reduce its vulnerability to external challenges, जिनको आप threats कहते हैं। और weakness challenges क्या है? Establish a defensive plan to prevent the institution weaknesses from making it highly susceptible to external challenges, threats. So आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, या आप अपनी strengths को identify करें। आपके पास कौन कौन सी स्ट्रेंथ है? आपकी फैकल्टी स्ट्रेंथ है, आपकी रिसोर्सेज स्ट्रेंथ है, आपका करिकुलम बहुत अच्छा है, आपके टीचर्स बहुत क्वालिफाइड है, आपके हेड बहुत कोऑपरेटिव है, ये आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो देखें कि आपको कहाँ से अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं जिनको आप इनके साथ मैच कर सकते। या आपके पास ज्यादा वीकनेसेस हैं या आपने अपनी वीकनेसेस फाइंड आउट कर ली हैं, तो आप देखेंगे कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी कि आप इन वीकनेसेस को बेहतर कर सकें। अगला स्टेप जो होता है, जो दूसरी स्ट्रेटजी वो है, उसमें आपने होता है कि कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को हेल्प आउट कर रहे हैं, और कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपकी वीकनेस के लिए बेहतर आपको रास्ता फराहम कर रहे हैं। तो इनको करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं इन चारों को करने के लिए। स्वॉट एनालिसिस आपने कैसे कंडक्ट करना है, जैसे हमने अभी वो IQ GPT की बात भी की थी। एस्टैब्लिश द ऑब्जेक्टिव्स,
पर्पस क्या है आपका स्वॉक एनालिसिस का? जाहिर है आप अगर अपने एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, मे बी वाइड हो सकता है, नैरो हो सकता है, जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है। अगला स्टेप होगा सिलेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड फॉर्म अ टीम। जैसे मैंने आपसे कहा कि अपनी एक टीम बना लें जो आपके मुख्तलिफ जो काम है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर ने 3 साल बाद आना है, तो आप हर साल उसको करके कंपाइल अप करें, जब वो आए तो आप उनको प्रेजेंट कर सकें। एक्सपर्ट ओपिनियन में भी सॉर्ट इफ रिक्वायर्स, जब आप टीम बनाते हैं तो उसमें एक्सपर्ट्स भी रखें जो उसको अच्छी अच्छी तरह आपको उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकें। तीसरा स्टेप आपका होगा एलोकेट रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग टास्क टू द टीम मेंबर्स। जो आपने टीम बनाई है उनसे कहें कि वो रिसर्च करके इंफॉर्मेशन को गैदर करें। बैकग्राउंड प्रेपरेशन में बी कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस, एक्सप्लोरेटरी एंड डिटेल्स। इंफॉर्मेशन ऑन स्ट्रेंथ्स, weaknesses should focus on internal factors, and information on opportunities and challenges should focus on external factors. 2 चीजें आपने करनी है कि आपने इंफॉर्मेशन अपनी स्ट्रेंथ के बारे में इकट्ठी करनी है और अपनी वीकनेस के बारे में इकट्ठी करनी है एज एन इंटरनल फैक्टर, और अपॉर्चुनिटीज और चैलेंज के बारे करनी है एज इंटरनल। और फिर आपने अगला स्टेप लेना है क्रिएट अ वर्कशॉप एनवायरनमेंट। इससे पहले कि आपके पास एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट के लिए लोग आए, अपने इदारे के अंदर ही वर्कशॉप एनवायरनमेंट क्रिएट करें। एनकरेज एन एटमॉस्फेयर कंडूसिव टू फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आपस में शेयर करें तमाम इंफॉर्मेशन। स्टेप 5 क्या है? लिस्ट स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। आपने कहा है उनको सबको बारी बारी आपने लिस्ट करना है, चारों को। And then step 6 है evaluate listed ideas against objectives with the list compiled, sort and group facts and ideas in relation to the objectives. And the last one is carry the findings forward. Make sure that the SWOT analysis is used in subsequent planning. Revisit your findings at suitable time intervals. 3 साल बाद आना एक्सटर्नल ऑडिटर ने, तो आप रिविजिट करें अपनी फाइंडिंग्स को और उनको बेहतर करते रहें। क्या आपको फायदा क्या होगा इसको करने का अगर आप इसको कर लेते हैं? ये जो हमने बात की है अभी, आपको फॉर्मुलेशन में और सिलेक्शन, जो स्ट्रेटेजी आपने बनानी है उसको सिलेक्ट करने में और फॉर्मुलेट करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इट्स अ स्ट्रॉन्ग टूल। आपको अपनी तमाम वीकनेसेस का पता लग जाता है, अपनी तमाम स्ट्रेंथ्स का पता लग जाता है, जो बाहर से थ्रेट्स आए हैं उनको आप कर लेते हैं अच्छी तरह। इट इज बेस्ट व्हेन यूज्ड एज गाइड। Successful organizations build in their strengths, correct their weaknesses, and protect against external weaknesses and external threats. They also keep a watch on the social, economic, geographical, political environment, and recognize and exploit new opportunities faster than its competitors. आप देखें ना, आपको सोशल थ्रेट्स बाहर से आ रहे हैं या सोशल अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपको इकोनॉमिकल थ्रेट्स आ रहे हैं या अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, आपको जियोग्राफिकल थ्रेट्स हैं या वो अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, पॉलिटिकल थ्रेट्स हैं या अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आप इनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो जाहिर है अपने कंपेटिटर से पहले आप इनको यूटिलाइज कर लेंगे। इट्स हेल्प इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अगर आपने स्वॉट एनालिसिस पे काम किया। रिवर्स इट्स वीकनेसेस, आपकी वीकनेसेस जो उन पे काबू पाया जा सकता है। मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटीज को रिस्पॉन्स हो सकता है। चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है अगर आपने सारा डाटा इकट्ठा किया हुआ है। Help in identifying core competencies of organization, identifying objectives for strategic planning, and review the past and present, and based on that, future planning can be effectively carried out. अगर आपने पास्ट को भी रिव्यू किया, प्रेजेंट को भी कर रहे हैं और आपने सारा डाटा कलेक्ट कर लिया है, तो फ्यूचर के लिए तो आपको डेफिनेटली फायदा हो जाएगा कि आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि इसकी सारी एडवांटेजेस हो, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन माइट व्यू सर्कमस्टांसेस एज वेरी सिंपल, बात बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये जो हमारे हालात होते हैं और हम उनको बड़ा सिंपल समझ लेते हैं और बहुत से हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स को ओवरलुक कर जाते हैं। कैटेगराइज जब हम कर रहे हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस या अपॉर्चुनिटी चैलेंज को, तो बात हम सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। हमारी जो वीकनेस होती है उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करने को तैयार होते, स्ट्रेंथ्स को हम बहुत हाईलाइट कर जाते हैं। अपॉर्चुनिटी हमारे सामने होती है, हमें नजर नहीं आ रही होती, और चैलेंज जब दूर ही होता है तो हम पहले डरना शुरू कर देते हैं
ये हमारी लिमिटेशंस होती है। इसके बाद हमारी जो लिमिटेशंस होती है वो कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट में भी आ जाती है। वो ऐसी हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे प्राइस एक्सेलेरेशन हो रही है, जैसे गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन चेंज हो रही है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमारे मुल्क का या किसी भी मुल्क का प्रॉब्लमेटिक है। सर्च हम न्यू मार्केट्स करते हैं सर्विसेज के लिए हमारी, लेकिन हमारी एक्सेस नहीं होती वहां तक फॉरेन कंट्रीज में। इंटरनल लिमिटेशन में हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे पास डेवलपमेंट फैसिलिटीज इनसफिशिएंट हैं, अनसेटिस्फैक्टरी सर्विसेज हैं, अनएम्प्लॉयबल ग्रेजुएट्स बहुत ज्यादा हैं ड्यू टू पुअर क्वालिटी कंट्रोल, लैक ऑफ ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स हैं विद ड्यू अपॉलजी, और हमारी प्योर ह्यूमन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हमारे लिए, जिसमें हमें प्रॉब्लम होती है कि हम इसको लेके आगे नहीं चल सकते। सो दैट्स फॉर टुडे। आपने कोई सवाल करना हो तो आप मेरे से कर सकते हैं। तो ये ऑडिट जो है इसको अगर आप समझें तो ये एक तरह से इम्तिहान नहीं होता अगर आपने इसकी पहले से प्रेपरेशन की हो। तो जो मैंने आपसे कहा है कि अपनी टीम बना लें और आप आपकी इंटरनल टीम जो होती है वो सारा साल इस पे काम करती रहे, तो 3 साल बाद वो लोग आएंगे तो आपके पास सारा कुछ बिल्कुल अच्छी तरह तैयार होगा, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जी एनी क्वेश्चन? जिन्होंने हैंड रेज किया उनके माइक अलाउ कर दिए कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। एसोसिएट प्रोफेसर साहिल महमूद फारूकी रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी जी मैंने एज बीएस कोऑर्डिनेटर अपने इंस्टीट्यूशन में काम किया है जी 3 साल के लिए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के तौर पे। जी लेकिन आपका ये ऑल्दो इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड नेसेसरी एंड मैंडेटरी पार्ट ऑफ बीएस प्रोग्राम, जो कुछ आपने भी सब कुछ बताया है, लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की थ्रू आउट माई पीरियड ऑफ कोऑर्डिनेटरशिप कि यूनिवर्सिटीज में तो ये चीजें बड़ी इजीली प्रैक्टिसेबल होती हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास एक खास तरह की ऑटोनॉमी मौजूद होती है। जी कॉलेजेस में ये ऑटोनॉमी नहीं है। वहां पे इसमें बहुत सारे जो सेक्शंस हैं वो डायरेक्टली कंट्रोल हो रहे हैं डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर एंड डीपीआई और सेक्रेटरी और हायर लेवल से। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको शायद, मेरा अपना जाती ख्याल है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि उनको जी हम बरह रास्त शायद उस तरह से एड्रेस भी नहीं कर सकते और उन्हें चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में भी तब्दील नहीं कर सकते, लाइक बहुत सारे फंडिंग के जिस तरह से इशू होते हैं। तो मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि ये सारी एक्सरसाइज जो है इसमें किस हद तक हम इसको बीएस कॉलेजेस के ऊपर या ग्रेजुएट कॉलेजेस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किन किन मतलब विस्तार में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपकी ये बात सही है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल में समटाइम वो ऑटोनॉमस बॉडी भी होती हैं और उनमें बहुत से, लेकिन वहां भी आप देखिए कि जो डिपार्टमेंट वाइज होते हैं वहां भी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि एवेलुएशन की, तो असल में जो मैं ये समझती हूँ कि आपको पहले ये देखना होगा कि जो लोग आपके पास, जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं आपके पास जो चेक करने के लिए आते हैं, वो क्या डिमांड कर रहे हैं आपसे। अगर तो वो डिमांड कर रहे हैं वही सारी चीजें जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर रही थी, क्योंकि मेरी नजर से जितने भी कागजात गुजरते हैं उनमें ज्यादातर यही चीजें जो है ये डिमांड हो रही होती हैं कि आपके कॉलेज में स्टूडेंट का नंबर कितना है और ये चीजें। मेरा ख्याल है ये तो जो भी कॉलेज है वो छोटा है, बड़ा है, बहुत एक्सपेंडेड है, उसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, इन चीजों पे तो काम किया जा सकता है।
अपने तौर पे। फाइनेंशियल के बारे में तो मैं नहीं कह रही आपको कि वो फाइनेंसिस जो है वो भी मतलब आपके हाथ में होते हैं या नहीं होते, वो तो खैर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी नहीं होते हैं। लेकिन ये जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और जो मैंने इसकी बात की, या इससे पहले मैंने IQ GBT की बात की है, तो उसमें भी ये चीजें देखनी होती है। ये चीजें तो आप मेरा ख्याल है एड्रेस कर सकते हैं, या इनके बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या वो भी आपको प्रॉब्लम होती है, या वो भी नहीं हो सकती है कॉलेज में। साजिद साहब, मैं आपसे सवाल कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, रहीला सुहेल वालेकुम। बात कर जी मैडम, ये जो भाई ने बात की है उसी को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी कि जी अभी जी तक जो हमने देखा है कॉलेजेस में, मेरा भी काफी टाइम यूनिवर्सिटी में गुजरा, 2021 तक 2 साल हुए मुझे इस साइड पे आए हुए। तो इसमें हम ऑडिट का एक ही मानी समझते हैं कि फाइनेंशियल ऑडिट जो जी अकाउंट्स वगैरह, मैंने स्टार्ट में एकेडमिक यही बात हमने, की थी। जी जी एकेडमिक्स जी मैडम हमने देखा होता नहीं, यहाँ पे देखे हुए देखा नहीं है, क्योंकि वैसे HEC वाले यूनिवर्सिटी में तो वो आते थे जब तक हमारा वो चल रहा था ना। ये सारे जो चीजें हम इसमें से गुजरे हुए हैं, स्टूडेंट से परफॉर्मेंस भी फिल होते थे, सारा कुछ होता था। लेकिन ये कॉलेजेस में तो मुझे सिर्फ इसका फाइनेंशियल वाला ही मीनिंग समझ आता है। तो आपके तो कॉलेज में सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट होता है, ये वाला ऑडिट नहीं जी होता क्या? नहीं अब नहीं, जो हमारी जो नेशनल और एक्रेडिटेशन फाइनेंशियल भी नहीं काउंसिल्स हुआ। बन वैसे गई हैं। जब से हम आए हैं फाइनेंशियल का भी प्लान ही करती रहती गवर्नमेंट, वो भी वैसे रूटीन से होने चाहिए ताकि चीजें बेहतरी की तरफ जाएं। जब नहीं होते डेफिनेटली तो होने आपको पता है चाहिए ना, जी, मेरा तो तो फिर अपना फ्री ख्याल में है भी कि होता है। फाइनेंशियल से तो हाँ ज्यादा एकेडमिक होना चाहिए, क्योंकि असल तो जी हमारे ऑब्जेक्टिव्स एकेडमिक हैं। फाइनेंशियल जी तो जी सिलसिला चलता रहता है, वो तो हर जगह पे ही होता है। तो ये असल मैडम चीज मैडम जो है वो। फाइनेंशियल भी नहीं, आज गवर्नमेंट ने की प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि ये 2 साल में मैंने तो नहीं देखा फाइनेंशियल ऑडिट भी होता वक्त सितारे का। तो जब आपको पता है फाइनेंशियल भी नहीं होंगे तो फिर चीजें तो फिर खराब फिर ही है हाँ ना। जी, आपके ये कैसे होंगे? हाँ तो ये तो असल में हम शायद ये कह सकते हैं कि ये हमारी बदकिस्मती है कि हम इन चीजों को, क्योंकि आप देखिए एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो थ्रू आउट ऑडिट मांगता है, जिसको हम एकेडमिक ऑडिट कहते हैं। आप देखिए ना, नई नई चीजें आ रही हैं एजुकेशन में, नए नए हमारे सिलेबस में बहुत सी चीजें आ रही हैं। तो हमें अगर हर साल हम इन चीजों को नहीं अच्छी तरह देखेंगे या इनको हम हैंडल नहीं करेंगे, तो शायद ये चीजें। लेकिन मेरा अंदाजा ये है कि पता नहीं, मुझे आपके कॉलेज का नहीं, क्योंकि मैंने जब शुरू शुरू में इनको ज्वाइन किया था नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल को, तो हम कुछ कॉलेजेस में गए थे, यूनिवर्सिटीज में भी जाते रहे, लेकिन कुछ कॉलेजेस में भी गए थे जहाँ पे हमने एक ये एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑडिट जो था वो किया था वहाँ पे। और हो सकता है कि आपके कॉलेज में ना हुआ हो। कराची के एक दो कॉलेजेस से जिनको हमने एकेडमिकली ऑडिट किया था, दोनों ही 3 A's ही हमने वहाँ भी किए थे। और लाहौर में भी एक दो कॉलेजेस थे जिनमें हम डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ में गए, जिनको हमने ऑडिट किया था। और आप जानते हैं कि वो जो ऑडिट होता है उसमें ये तमाम चीजें जिनको मैंने अभी आपसे शेयर किया है कि आपकी आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपको किस तरह से हैंडल किया जाता है, वो पूछा जाता है उनसे। और बाकायदा जैसे मैंने आपसे ये कहा कि आप चले जाएं इसकी वेबसाइट पे, जो हमारी एक्रेडिटेशन नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल्स हैं, तो वहां पे उन्होंने पूरे पूरे मैनुअल्स बनाए हुए हैं। तो ये जो मैनुअल्स हैं, ये हमने वहां पे कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ था कि ये यूनिवर्सिटीज के लिए हैं, क्योंकि ये बनना शुरू हुआ था, जो हमारी नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल है, ये 2006 में इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, और हम 2006 से इसके साथ काम करते रहे हैं। तो उसमें कॉलेजेस हमारे इवन इंटरमीडिएट लेवल, इवन आपके बैचलर डिग्री लेवल, उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे हमने एक ही तरह की चीजें सारी डेवलप की थी, जो हमारे एक्रेडिटेशन टूल्स थे उसमें। और आप कभी अगर आपको जरूरत, जैसे अब जाहिर है आप ये कह रहे हैं कि कॉलेज में वो आते नहीं, तो इसलिए हमारे टीचर्स भी ये समझते हैं कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। तो जरूरत तो बहरहाल रहेगी, और मेरा ख्याल है हमें इसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। अच्छा चलिए, इस बात को तो रहीला छोड़ देते हैं कि वो आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। तो जरा मेरे साथ आप ये शेयर करें कि हमें खुद तो करना चाहिए, क्या ख्याल है? जी मैडम, जरूरत तो बहुत है और मैंने बताया बहुत ना है कि ना सारे प्रोसेस से अच्छा, हम गुजरे कहने का हुए मेरा हैं। ये मतलब है कि नॉट ऑन ऑफिशियल लेवल, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि बस जैसे आप हैं या जैसे साजिद साहब ने अभी सवाल किया था, तो हम सारे असातिज़ा हैं,
ठीक है, जो हम पढ़ा तो रहे हैं ना, सारी जिंदगियां गुजर गई पढ़ाते हुए, तो हमें जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं या जिस छोटे से उस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, वहां तो हमें थोड़ा बहुत करना चाहिए ना इन चीजों के बारे में, कि जी हम अपने ही जो इर्द गिर्द है उसको देख लें, फॉर अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हम देख लें कि जी क्या हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, या हमारे कोई चैलेंजेस हैं जिनको हमको फेस कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि मैंने भी उस वक्त पहले यही सवाल करना चाहा था आपसे कि क्या आपको एकेडमिक ऑडिट के बारे में थोड़ा अंदाजा है कि ये क्या होता है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में ही सोचते रहते हैं। जी थैंक यू रहीला। मैम, द टाइम इज ओवर नाउ। आपने और कंटिन्यू करना है तो बता दीजिए, वरना क्वेश्चन तो नहीं नहीं, मुझे complete कोई हो गए। सवाल है तो ठीक है बेटा, अगर सवाल नहीं है तो इट्स ओके। जी मैम, क्वेश्चन नहीं है, मैंने देख लिया चैट के ऊपर सारा। बहुत ठीक है, शुक्रिया मैम ठीक आपका। है, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू पार्टिसिपेंट्स।